नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य खंड से बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद की यह प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। प्रस्तुत पाठ बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते हुए दो भाइयों की कहानी है, जिसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने बड़े भाई की गंभीरता और आदर्शवादिता के पीछे छिपे उनके बाल मन, उनके बचपना को दिखाना चाहा है। अक्सर देखा जाता है कि घर में अगर दो बच्चे हैं तो बड़े से अपेक्षाएं और उम्मीदें ज़्यादा हो जाती है। बड़ा चाहे छोटे से कुछ साल ही क्यों न बड़ा हो, एक ही साल क्यों न बड़ा हो, उसके कंधे पर छोटे की निगरानी का भार आ ही जाता है और वह खुद भी बड़ा होने के नाते छोटे के सामने हमेशा आदर्श और समझदार बनकर रहना चाहता है। और इसी आदर्श स्थिति को बनाए रखने के चक्कर में उसका बचपना कहीं दब जाता है और वह समय से पहले ही बड़ा हो जाता है। परंतु वह है तो आखिर बच्चा ही, उसका भी तो अपना बचपन है, वो भी तो अपने बचपन को जीना चाहता है, उसे भी तो कभी शरारत करने का मन होता होगा। घर के बड़े बच्चे के इस बाल मन की इच्छाओं को प्रेमचंद जी ने महसूस किया और कहानी लिखी बड़े भाई साहब। तो चलिए यहाँ मैं आपको कहानी को संक्षेप में बता देती हूँ। यह कहानी है दो भाइयों की जो हॉस्टल में साथ रहकर पढ़ाई करते हैं। छोटे भाई की उम्र 9 साल और बड़ा भाई 14 साल का है, यानी छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े। परंतु पढ़ाई के मामले में केवल 3 दर्जे यानी 3 क्लास ही आगे है, क्योंकि वो एक ही क्लास में 1 साल की जगह 2 साल या कभी कभी तो 3 साल भी लगा देते हैं, अर्थात फेल हो जाते हैं। बड़े भाई स्वभाव से तो अध्ययनशील है, दिन रात किताब खोल के बैठे रहते हैं, तब पर भी बेचारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई में उनका दिमाग शायद जल्दी ही थक जाता था। तभी दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी किताब पर कुत्ते, बिल्ली और चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते थे, तो कभी बिना अर्थ वाले बेतुके शब्दों को लिखा करते थे। छोटा भाई जो कि कथानायक है, कथानायक मतलब जिसके माध्यम से कहानी कही जा रही है, अर्थात स्वयं लेखक जो छोटे भाई की भूमिका में है। तो लेखक का ज़्यादा ध्यान खेल कूद में लगा रहता था, जिसकी वजह से बड़े भाई से उन्हें डांट भी पड़ती थी, परंतु खेल से अपने आप को दूर नहीं रख पाते थे। मौका मिलते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने चले जाते और मस्तियां करते। उसके बाद जब भी कमरे में आते तो बड़े भाई का क्रोधित चेहरा देखकर डर जाते और उनके बड़े भाई का पहला सवाल यही होता था कि कहाँ थे, और छोटे भाई में जवाब देने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उस समय बड़े भाई के प्रति आदर और उनसे सवाल जवाब न करना यही संस्कार होता था। और आज के बच्चों को थोड़ा बहुत ये सीखने की ज़रूरत है। और फिर उनके बड़े भाई प्यार और गुस्से से भरे शब्दों में उपदेश देना शुरू कर देते थे कि पढ़ाई के लिए दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब जाके कहीं विद्या आती है। मुझे देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं दिन रात पढ़ते रहता हूँ, किसी भी खेल तमाशे के पास फटकता तक नहीं हूँ, तब भी एक ही क्लास में 2-2 साल 3-3 साल पढ़े रहता हूँ, और तुम खेल कूद में समय बर्बाद करोगे तब तो उम्र भर एक ही क्लास में सड़ते रहोगे। दादा के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, इससे तो अच्छा है घर चले जाओ। ऐसी ऐसी बातें सुनकर लेखक की हिम्मत टूट जाती और फिर इरादा करते कि जी लगाकर पढ़ूंगा, और एक टाइम टेबल बनाते जिसमें सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक की पढ़ने की स्कीम होती थी। परंतु पहले ही दिन खेल के मैदान की हरियाली में सारा टाइम टेबल भूल जाते थे। फिर अपने बड़े भाई की डांट फटकार खाते रहते थे। फिर कुछ समय बाद सालाना इम्तिहान हुआ, यानी वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्ज़ाम हुआ, जिसमें बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक अपने दर्जे में प्रथम आए, यानी अपने क्लास में फर्स्ट आए। इतना खेलकूद करने के बाद भी अब दोनों भाइयों के बीच केवल 2 क्लास का अंतर रह गया था। इस बात से लेखक को थोड़ा अपने ऊपर अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा, जिससे अब और आज़ादी से खेलने लगे। उनके बड़े भाई साहब का रौब उन पर थोड़ा कम हो गया था। बड़े भाई की सहज बुद्धि यानी कॉमन सेंस बहुत तेज था। उन्होंने लेखक के घमंड को भांप लिया और एक दिन भोजन के समय लेखक की खिंचाई शुरू कर दी कि कक्षा में प्रथम क्या आ गए, बहुत घमंड हो गया है तुम्हें, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा तो तुम क्या चीज़ हो। फिर क्या था, लेखक को इतनी नसीहतें सुननी पड़ी कि जो अपने ऊपर विश्वास पैदा हुआ था, अर्थात जो लेखक का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा था, वो गायब ही हो गया। और कुछ दिनों बाद फिर से वार्षिक परीक्षा हुआ।
संजोग से लेखक फिर प्रथम आए और बड़े भाई साहब फेल हो गए। बड़े भाई साहब ने बहुत मेहनत किया था। सुबह 4 बजे से पढ़ने लगते, रात के 10 बजे तक पढ़ते रहते, फिर भी बेचारे फेल हो गए थे। अब तो लेखक को लगने लगा था कि उनकी किस्मत ही अच्छी है, वो चाहे पढ़े या ना पढ़े पास ही हो जाएंगे। और अपने भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे वो भी बंद कर दिया और उन्हें कनकौवे यानी पतंग उड़ाने का नया शौक चढ़ गया। अपने भाई साहब से छुपकर सारा दिन पतंगबाजी करने लगे। एक दिन शाम के समय लेखक पतंग लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे, तभी उनके भाई साहब जो कि बाजार से आ रहे थे उनसे टकरा गए और भाई साहब ने लेखक का हाथ पकड़ लिया और बहुत गुस्से से बोले, तुम्हें पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल किया होता। अब बहुत छोटे न रह गए हो, 8वीं कक्षा में आ गए हो। एक जमाना था जब 8वीं पास करके लोग तहसीलदार और मजिस्ट्रेट बन जाते थे, अर्थात एक नौकरी पेशा और जिम्मेदार नागरिक बन जाते थे, और तुम उसी 8वीं कक्षा में आकर पतंग के लिए दौड़ रहे हो। इसमें कोई शक नहीं कि तुम जहीन यानी बुद्धिमान हो, लेकिन वो बुद्धिमानी किस काम की कि अपना कोई आत्मसम्मान ही ना हो। अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझसे एक दर्जे ही नीचे हो तो मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, तो तुम गलत हो। तुम चाहे मेरी ही कक्षा में आ जाओ या मुझसे भी आगे निकल जाओ, तब भी मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। जिंदगी का जो तजुर्बा मुझे है उसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते। समझ किताबें पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती है। हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का हक हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, इसलिए कि उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे ज़्यादा है और रहेगा। उसी प्रकार मुझे तुम्हें सुधारने और डांटने का अधिकार हमेशा रहेगा। ऐसे नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। बड़े भाई की बातें सुनकर लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ गई और उन्होंने भाई साहब से कहा, आप जो भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है और उसे आपको कहने का पूरा अधिकार है। बड़े भाई ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी मन करता है, मेरा भी मन ललचाता है, लेकिन मैं खुद बेराह चलूं यानी खुद सही रास्ते पे नहीं चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। तभी एक कटी हुई पतंग उनके ऊपर से गुजरती है, जिसकी डोर लटक रही थी और बहुत सारे बच्चे उसको पकड़ने के लिए दौड़े चले आ रहे थे, परंतु बड़े भाई साहब लंबे तो थे ही, उछलकर पतंग की डोर पकड़ लिए और हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। लेखक भी उनके पीछे दौड़ चले। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। तो जो भी छोटे भाई हैं जिन्हें लगता है कि बड़े भाई उसे डांट डपट रहे हैं, हर काम में रोक टोक कर रहे हैं, तो उन्हें अपने बड़े भाई की जिम्मेदारियों के बोझ और प्यार को भी महसूस करना चाहिए। धन्यवाद।